सबसे पहले प्रदीप जी आपसे ही शुरुआत करते हैं कि ये परिवर्तन तय है, ये मान लिया जाए? लगभग लग रहा है। जो भी लोग वहाँ से घूम कर आए हैं, जो जिस तरह आप सीपीएम बाकी सबको छोड़ दीजिए, लेफ्ट के नेताओं की बातें सुनिए, जिस तरह से बोल रहे हैं। चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री का सार्वजनिक सभा में ये कहना कि हमारे कैडर ने लोगों की निजी जिंदगी में प्रवेश किया, ये हमारी एक बड़ी गलती थी, इसको हमें सुधारना पड़ेगा। तो एक तरह से आप देखिए तो वो लेफ्ट के लोग भी मान रहे हैं कि ये चुनाव जा रहा है। उनकी सारी कोशिश ये थी कि हार जीत का जो फासला है, मार्जिन है, वो कम से कम हो, और ये उनके कैडर में ये निराशा न जाए कि हम अब जा रहे हैं तो बहुत लंबे समय के लिए जा रहे हैं। लड़ाई के लिए उनका कैडर तैयार रहे, सारी कोशिश उनकी ये थी। लेकिन ममता बनर्जी आ रही हैं, इसमें शायद ही किसी को शक हो। ओंकारेश्वर जी, परिवर्तन राइटर्स बिल्डिंग में होगा या पश्चिम बंगाल, जहां पर सिंगूर की चिंगारी और चाहे वो मूलभूत सुविधाएं हों, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, आम जनता को भी कुछ परिवर्तन दिखेगा या सिर्फ सत्ता के रूप में परिवर्तन आप देख रहे हैं? देखिए, एक समय था जब कहा करते थे कि जो देश कल सोचता है वो आज सोच लेता है पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल की छवि थी। पश्चिम बंगाल बौद्धिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और विकास के स्तर पर बाकी सारे राज्यों से आगे हुआ करता था। कलकत्ता को एक तरह से लोग वो डेस्टिनेशन मानते थे, जैसे आज लोग नौकरियों के लिए दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में जाते हैं, वो कोलकाता, हावड़ा जाते थे। तमाम तरह के लोकगीतों में ये बात दिखाई देती है। वो कलकत्ता पिछले 34 सालों में, वो पश्चिम बंगाल, कलकत्ता तो उसका एक सिर्फ कैपिटल ही है, वो पिछड़ गया। वो कैसे पिछड़ा? पश्चिम बंगाल में जो वामपंथी राजनीति हुई, और राजनीति बहुत गहरे स्तर पर हुई, इतने गहरे स्तर पर, जैसा प्रदीप जी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, कि परिवार के स्तर पर अगर परिवार के बीच में झगड़ा हो रहा है तो मोहल्ले का सीपीएम काडर का व्यक्ति आपके बीच में बीच बचाव करने, मध्यस्थता करने आ जाएगा। एक तरह का वो हस्तक्षेप था। हर मोहल्ले में कमेटियां बनी हुई हैं। इस तरह से आपने एक किलेबंदी पूरे राज्य में कर रखी है। इसके बाद लोगों ने कहीं ना कहीं सफोकेशन फील करना शुरू किया, क्योंकि ये जो सिंगूर और नंदीग्राम का मसला आया, विकास के मसले पर हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल लगातार पिछड़ता जा रहा है। कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे लगे कि हाँ, विकसित राज्यों की तुलना में वहाँ, और जब भी विकास की बात आती है वहाँ पर फिर दूसरी समस्याएं सामने आई। तो इस दरमियान कानून व्यवस्था की स्थिति भी वहाँ पर लगातार बिगड़ती गई। बहुत अच्छी बात आपने जो नक्सलवाद की बात कही, उनसे नक्सलवादियों से जुड़ने की बात कही। संजीव क्षितिज इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ रहे हैं, उनसे इस विषय पे जानकारी लेते हैं कि एक राजनीति का जो तरीका था तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी का, कहिए, बहुत अलग नहीं था। लेफ्ट की जो नीतियाँ थी वही नीतियाँ उन्होंने अपनाई। एक तो कानून व्यवस्था में उम्मीद है कि वहाँ पर बदलाव आएगा, और दूसरी बात, कांग्रेस की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली है एक ऐसे एलआई के साथ जो 35 साल के बाद या 34 साल के बाद इतिहास कोलकाता में बनाएगा। देखिए, कांग्रेस ने तृणमूल के साथ पश्चिम बंगाल के अपने गठबंधन में अपनी दोयम दर्जे की स्थिति स्वीकार कर ली, और ये इस पूरे अभियान के दौरान दिखाई दिया। और वो जितनी भी सीटें जीत पाते हैं, उसमें उनकी स्थिति आने वाले समय में भी वैसी ही रहने वाली है जैसे तमिलनाडु में द्रमुक के साथ या अन्ना द्रमुक के साथ राष्ट्रीय पार्टियों की रही है। इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिम बंगाल में यह जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन की प्रतीक नेत्री अगर कोई है तो वो ममता बनर्जी है। कांग्रेस सिर्फ उसी स्थिति में आने वाले वर्षों में गेन कर सकती है जब ममता बनर्जी ब्लंडर करती है, और इसकी पूरी आशंकाएं ममता बनर्जी की पिछली राजनीति को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल हो सकता है कि वो ब्लंडर करें। लेकिन तब तृणमूल और कांग्रेस के बीच में इस बीच संबंध कैसे रहते हैं, ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा। और इस बीच जो ताज़ा रुझान मिल रहे हैं, कांग्रेस वहाँ पर 6 सीटों पर आगे चल रही है, और जबकि लेफ्ट फ्रंट 8 सीटों पर आगे चल रहा है। तो शुरुआती रुझान है, इस रुझानों से कोई तस्वीर साफ उभर पाए अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ देर और इंतज़ार करना होगा ताकि तस्वीर पूरी उभर कर सामने आ पाए। संजीव क्षितिज, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, हम आपको साथ जोड़ते रहेंगे। लेकिन प्रदीप जी,
जो सवाल अभी पूरा संजीव से बात नहीं हो पाई उसमें ये कि एज ए एलआई अगर तृणमूल कांग्रेस जीत जाती है तो हैंडल करना मुश्किल होगा यूपीए नेताओं को। नहीं, देखिए, ममता बनर्जी को तो अभी हैंडल करना मुश्किल है। उनको अग्निकन्या कहा जाता है, फायर ब्रांड लीडर हैं। अपोजिशन की जब आप राजनीति करते हैं, विपक्ष की राजनीति करते हैं, तो उसके तकाजे अलग होते हैं, उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं, उसके लिए रणनीति अलग तरह की होती है। लेकिन जैसे ही आप सत्ता में आते हैं तो वो तौर तरीके सत्ता में नहीं चलते, फिर आपको बहुत तरह के समझौते करने पड़ते हैं, तरह तरह के लोगों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपको एक समन्वय की राजनीति करनी पड़ती है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करना पड़ता है। तो ये इम्तहान ममता बनर्जी का अभी होना है कि वो जब सत्ता में आएंगी तब उनका व्यवहार कैसा होगा। अभी तक उनको ये लग रहा था कि कांग्रेस के साथ उन्होंने जो कुछ किया, जिस तरह से आप देखिए ये सीटों के बंटवारे के समय भी, उससे पहले भी, या वाजपेयी जी के ज़माने से ही ले लीजिए, बीजेपी के साथ जिस तरह से किया, वो मतलब उन्होंने अपनी चलाई, उन्होंने किसी की सुनी नहीं। उनको जो लगा ये हमारी राजनीति को, प्रदेश में हमारी जो राजनीतिक प्रगति है उसको और आगे बढ़ा सकता है, वो काम उन्होंने किया। वो गलत पड़ गया हो उनका दांव, वो अलग बात है, लेकिन उनका लक्ष्य हमेशा एक रहा कि हमको लेफ्ट का विरोध करना है और उसको सत्ता से हटाना है। ये उनका लक्ष्य था जो हासिल करने जा रही हैं। तो अभी जैसा हम एग्जिट पोल के नतीजे के आधार पर ही बात कर सकते हैं, अभी शुरुआती रुझान है, कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है, तो उससे लगता है अगर उनको अकेले बहुमत मिल गया तो कांग्रेस को शामिल करेंगी सरकार में, नहीं करेंगी ये भी कहना मुश्किल है। जाहिर तौर पर ओंकारेश्वर जी, अब एक महिला जो बिल्कुल साधारण सी सूती साड़ी पहनती है और रबर की चप्पल पहनती है, राइटर्स बिल्डिंग में बैठेगी, जहाँ पर हमेशा भद्र पुरुष या जो कहे जाते हैं जेंटलमैन बैठा करते थे, तो ये बदलाव किस तौर पे आप पश्चिम बंगाल में देखते हैं? तो भद्र पुरुष की जगह भद्र महिला हो जाएगी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ममता बनर्जी उन महिला नेताओं में से हैं जो नेता कम कार्यकर्ता ज़्यादा हैं। इस देश में शायद ही ऐसी कोई महिला नेता उभर के आई हो जिसने चप्पल पहन के और सूती साड़ी पहन के, जैसा आपने कहा, और गांव-गांव दौड़ना और धूपना और इस तरह से लगातार प्रयास करके, बहुत सारी महिलाएं इस देश में राजनीति में हैं, लेकिन जितना प्रयास, जितनी कवायद ममता बनर्जी ने की है, उतना आप इसको अनपैरेलल कह सकते हैं। जब व्यक्ति इतना मेहनत करता है और ज़मीन पर उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, लोगों का समर्थन, जन समर्थन होता है, वह अपने नज़रिए से सोचता है, वो उसकी अपनी एक दृष्टि होती है, अपने तरीके से वो राजनीति करना चाहता है। जिस समय ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग हुई थी, कुछ न कुछ उनका तेवर भी इसके पीछे एक वजह था। वो अपने तेवर से, अपने तौर तरीके से राजनीति करना चाहती थी और हमें लगता है कि उस समय अगर कांग्रेस पार्टी ने माना होता, सीपीएम को बी टीम मानते थे। जी हाँ, अगर उस समय कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी को आगे कर दिया होता तो शायद वो अलग ना होती। लेकिन शायद भूल कांग्रेस, ठीक कह रहे हैं प्रदीप जी, की बनने के बाद, राइटर्स बिल्डिंग में बैठने के बाद, कार्यकर्ता के तौर पर, नेता के तौर पर एक बात है, जब आप मुख्यमंत्री के तौर पर बैठेंगे तो उस समय आप किस तरह राजनीति करती हैं, ये बहुत कुछ निर्भर करता है। उस वक्त के दबाव क्या होंगे? परिवर्तन अगर सत्ता के तौर पर पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है तो क्या वो आम लोग जो इस परिवर्तन को ला रहे हैं उनके जीवन में कोई परिवर्तन होगा? ये एक बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल के लोगों के जहन में होगा, जहां पर कुछ ही देर में नतीजे आ जाएंगे। और जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं, 6 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस केरल में आगे चल रही है, जबकि 8 सीटों पर लेफ्ट फ्रंट आगे चल रही है। अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।